नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जैन साहित्य। कल की क्लास में हम लोगों ने नाथ परंपरा को कर दिया है समाप्त। तो बढ़ते हैं हिंदी साहित्य के अगले टॉपिक जैन साहित्य की तरफ, जो हमारे आदिकाल का ही एक भाग है। जैन साहित्य देखते हैं। जैन साहित्य में सबसे पहले हम देखेंगे जैन साहित्य के परिचय, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, फिर हम बढ़ेंगे इसके रचनाकारों की तरफ। तो महत्वपूर्ण बिंदु में जो हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि सिद्धों का प्रभाव। वैसे तो हमें डायरेक्ट जैन का प्रभाव से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन ये है कि हम पीछे देख भी चुके हैं सिद्ध का प्रभाव कहाँ था, नाथ का प्रभाव कहाँ था। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमने सिद्ध और नाथ का प्रभाव यहाँ भी ले लिया है, जिससे कि एक कड़ी बनी रह सके क्रमानुसार, है ना। तो सिद्धों का प्रभाव कहाँ था? भारत के पूर्वी भागों में था, ये हम पहले देख चुके हैं। नाथों का प्रभाव कहाँ था? ये भारत के पश्चिमी भाग में थे, इसे हम देख चुके हैं, इनको भी। और ये जो जैनों का प्रभाव थे अधिकांशतः राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में था। कहाँ था ये जैन का प्रभाव? तो जो जैन धर्म से थे हमारे कवि लोग, उनका जो ज्यादा प्रभाव था वो था राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में। सिद्धों का प्रभाव कहाँ था? सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भागों में था। नाथों का प्रभाव जो है वो पश्चिमी भागों में था। और ये जो जैनों का प्रभाव है वो पड़ा है राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में हुआ। ठीक। अच्छा, ये जॉन जैन कवि थे, इन्होंने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन कवियों ने अपने मत का जो प्रसार किया वो कैसे किया? तो वो जो है इन्होंने हिंदी कविता के माध्यम से किया। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किसने अपने मतों का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया, तो हम उत्तर में क्या बताएंगे? जैन कवियों ने किया। जैन संबंधी जो रचनाएं लिखी गई वो रचनाएं दो प्रकार की थी। दो प्रकार में कौन कौन सी थी? तो पहला था मुक्तक काव्य और दूसरा है चरित्र काव्य। क्या था? मुक्तक काव्य और चरित्र काव्य। मुक्तक काव्य क्या है? तो इसमें दोहों में रचित है। ये जो मुक्तक काव्य मिले हैं वो दोहों में रचित हैं। इसमें सिद्धों और नाथों की तरह आचरण, नीति, उपदेश, धर्म, कर्म कांड आदि का खंडन मंडन है। तो जो जैन साहित्यों में हमें मुक्तक काव्य मिले हैं उनकी जो रचना की गई है वो दोहों में की गई है। और उसमें जो जैसे पहले सिद्ध और नाथ लोग जो है नीति, उपदेश, धर्म, कर्म कांड आदि का खंडन मंडन करते थे, सेम उसी आधार पर इसमें भी आचरण, नीति, उपदेश, धर्म, कर्म कांड आदि का खंडन मंडन दर्शाया गया है इसमें, मुक्तक काव्य में। और अगला जो मिलता है वो अगला प्रकार है चरित काव्य। एक मुक्तक काव्य मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? चरित काव्य। चरित काव्यों में क्या मिलता है कि लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर, जो लोक में प्रचलित हिंदू कथाएं थी उनको आधार बनाकर जैन मत के प्रसार के लिए लिखे गए ग्रंथ, जो जैन मत के प्रचार के लिए ग्रंथ लिखे गए वो किसमें है? चरित काव्य में। तो चरित्र काव्य में जैनों का कौन सा ग्रंथ आता है? तो वह ग्रंथ जो हिंदू की कथाओं को, हिंदुओं की जो लोक प्रचलित कथाएं थी उनको आधार बनाकर जो ग्रंथ लिखे गए वो चरित्र काव्य की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, इसी महत्वपूर्ण बिंदु की कड़ी में एक बिंदु और हमारा बचता है, वो है नंबर 6। 5 नंबर तक देख चुके हैं, 6 नंबर हम यहीं पर देख लेते हैं। तो ये जो जैन साहित्य है ये जो है रास काव्य परंपरा में आता है। किसमें आता है? रास काव्य परंपरा में आता है। इस समय क्या था कि रास काव्य परंपरा रही है जैन साहित्य में भी। ये जो जैन साहित्य है इसमें इसमें रास काव्य परंपरा रही है। क्या रहा है? रास काव्य परंपरा रही रही है जैन साहित्य में। इसमें मतलब किसमें? इसमें मतलब इसमें जैन साहित्य में, जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा रही है। ठीक। तो जैन साहित्य के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु था बस इतना ही था कि ये जैनों का प्रभाव राजस्थान, गुजरात, दक्षिण में था। हिंदी कविता के माध्यम से अपने मत का प्रचार प्रसार करते हैं। दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, चरित काव्य, मुक्तक काव्य। जो मुक्तक थे वो दोहों में रचित हैं, उसमें नीति, उपदेश, धर्म, कर्मकांड, आचरण आदि का खंडन मंडन दर्शाया गया है, जैसे सिद्धों और नाथों के यहाँ में मिलता है। और ये जो चरित काव्य था ये लोक प्रचलित जो हिंदू कथाएं थी उनको आधार बनाकर लिखा गया और उन्हीं के माध्यम से अपने मत का प्रचार और प्रसार किया गया। तो वो चरित काव्य के अंतर्गत आएगा है। और ये जो जैन साहित्य इसमें रास काव्य परंपरा रही है, ये रास काव्य परंपरा हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। और सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्व में था, नाथों का पश्चिम में था, इनका राजस्थान, गुजरात, दक्षिण में था। तो इनके बारे में बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कुछ प्रमुख कवियों के बारे में। क्या देखेंगे? कुछ प्रमुख कवियों के बारे में। ठीक।
तो जैन साहित्य के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हुए समाप्त। अब हम जैन साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कवियों को देखते हैं कि वो कवि कौन थे। तो कवियों में कौन कौन आता है? स्वयंभू हैं हमारे, पुष्यदंत हैं, धनपाल हैं, जिनदत्त सूरी हैं, हेमचंद्र हैं, सोमप्रभ सूरी हैं। इसके साथ साथ जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। ये सब रचनाकार अगर एक हिसाब देखा जाए तो वो जैन साहित्य के अंतर्गत भी आते हैं। क्या है? प्रमुख कवि। प्रमुख कवि जो जैन आचार्यों की सीमा में आते हैं कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल। नंबर एक कौन है? स्वयंभू हैं। नंबर दो पुष्यदंत हैं। नंबर तीन धनपाल हैं। नंबर चार जो आते हैं वो जिनदत्त सूरी हैं, या हेमचंद्र को यहाँ ले लेते हैं, हेमचंद्र हैं। ठीक, हेमचंद्र हो गए। नंबर पांच जिनदत्त सूरी हैं, जिनदत्त सूरी। नंबर छह ये जो आते हैं सोमप्रभ सूरी हैं, सोमप्रभु सूरी। नंबर सात जो आते हैं वो हैं हमारे जैनाचार्य मेरुतुंग। कौन है? जैनाचार्य मेरुतुंग, मेरुतुंग इत्यादि। ये सभी जो रचनाकार हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? हमारे जैन साहित्य की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक, तो जैन साहित्य का परिचय हुआ समाप्त। बढ़ते हैं हम अब कुछ प्रमुख ग्रंथों की ओर और अपने रचनाकारों की ओर, और रचनाओं के बारे में भी हम देखते हैं। तो जैन साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख कवि थे वो कौन कौन से थे? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल और हेमचंद। जिनदत्त सूरी हैं, सोमप्रभु सूरी हैं और जैनाचार्य मेरु तुंग हैं। अब हम एक हेडिंग डालेंगे, रचनाकार या प्रमुख ग्रंथ। क्या डालेंगे? प्रमुख ग्रंथ। सबसे पहले हम प्रमुख ग्रंथ देखेंगे। प्रमुख ग्रंथों में हम क्या देखेंगे? ऋपुदारण रास नंबर एक जो आता है। क्या आता है? ऋपुदारण रास। ठीक है, तो ये जो ऋपुदारण रास है, ऋपुदारण रास रास काव्य परंपरा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। हम इसके बारे में नोट करेंगे। रास काव्य परंपरा में, रास काव्य परंपरा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। तो रास काव्य परंपरा में जो हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है रास काव्य परंपरा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? ऋपुदारण रास। ऋपुदारण रास की हम समय सीमा देखते हैं। समय क्या है इसका? 905 ईस्वी। नोट कर लेते हैं समय क्या है इसका। समय जो मिलता है वो मिलता है 905 ईस्वी, 905 ईस्वी। अच्छा, ये समय किसके अनुसार है? तो ये समय जो बताया गया है वो भैया बताया गया है दशरथ ओझा के अनुसार। किसके अनुसार? दशरथ ओझा के अनुसार। दशरथ ओझा के अनुसार ऋपुदारण रास ग्रंथ की समय सीमा क्या बताई गई? 905 ईस्वी। अच्छा, ये ऋपुदारण रास जो ग्रंथ है इसकी भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा संस्कृत थी। भाषा क्या थी इसकी? संस्कृत। ऋपुदारण रास की जो भाषा है वह क्या है? संस्कृत। ऋपुदारण रास में क्या मिलता है हमें? तो अभिनय, नृत्य और गान, तीन तत्वों का मिश्रण मिलता है। किसका? एक अभिनय,
अभिनय मतलब नाटक करना, कलाकारी करना, अभिनय, नृत्य नाच करना, गान यानी गायकी, इन तीनों का मिश्रण मिलता है। नोट कर लेते हैं, इसमें क्या मिलता है हमें? अभिनय, नृत्य और गान। अभिनय, नृत्य और गान, तीन तत्वों का मिश्रण मिलता है। तीन तत्वों का मिश्रण है। ठीक, ये तीन तत्वों का मिश्रण हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऋपुदारण रास में। इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो बस इतनी ही है कि यह रास काव्य परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। यह लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी दशरथ ओझा के अनुसार इसकी जो समय सीमा है 900 ईस्वी है, 905 ईस्वी है। भाषा इसकी संस्कृत है और ये अभिनय, नृत्य और गान, तीन तत्वों का मिश्रण इसमें है। वैसे इंपॉर्टेंट तो इसमें सारे हैं, लेकिन जो ज्यादातर अभी तक क्वेश्चन बना वो यहीं से बना कि रास काव्य परंपरा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ऋपुदारण रास है। ठीक, तो बढ़ते हैं प्रमुख ग्रंथ की सूची में हम अपने अगले ग्रंथ की ओर। हमारा जो अगला ग्रंथ है वो है पंच पांडव रचित रास, जिसे ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। क्या है? पंच पांडव रचित रास। नेक्स्ट ग्रंथ देखते हैं जैन साहित्य के अंतर्गत नंबर 2। क्या है हमारा? पंच पांडव, पंच पांडव रचित रास। पंच पांडव रचित रास। देखते हैं पंच पांडव रचित रास के बारे में। अच्छा, पांडव, पांडव से ही पता चलता है कि यह हमारे इतिहास से मिलता जुलता ग्रंथ है। इसे हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ भी माना जाता है। तो रास शब्द इसमें लगा है, रास से ये रासो ग्रंथ हो ही गया। और पांडव से हम अपना अंदाजा लगाएंगे किस चीज का? ऐतिहासिकता का। तो ये पंच पांडव रचित रास जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का या हमारे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। पंच पांडव रचित रास, समय सीमा क्या है इसकी? इसकी जो समय सीमा हमें मिलती है वो है 1350 ईस्वी। क्या मिलती है? 1350 ईस्वी। जो हमें इसकी समय सीमा देखने को मिलती है, क्या मिलती है? 1350 ईस्वी। अच्छा, पंच पांडव रचित रास जो है इसके रचनाकार कौन है? पंच पांडव रचित रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूर्य द्वितीय। कौन है? शालिभद्र सूर्य द्वितीय। फर्स्ट नहीं, द्वितीय, ये लगाना जरूरी है। शालिभद्र सूरी कौन से? द्वितीय, जो दूसरे थे। अच्छा, शालिभद्र सूरी जो प्रथम थे उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? अगर द्वितीय ने पंच पांडव रचित रास लिखा है तो जो शालिभद्र सूरी प्रथम थे उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? उन्होंने लिखा था भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? तो शालिभद्र सूरी फर्स्ट ने की थी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सिर्फ शालिभद्र सूरी लिख देते हैं। तो उसे हम देखेंगे आगे। तो पंच पांडव रचित रास, समय सीमा क्या है इसकी? 1350 ईस्वी है। रचनाकार शालिभद्र सूरी द्वितीय है और यह हिंदी का पहला, किसका? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? ऐतिहासिक, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। रास ग्रंथ माना जाता है। ठीक, तो हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन है? तो ये जो ऐतिहासिक रास ग्रंथ है वो पंच पांडव रचित रास है। प्रथम प्राचीनतम रास ग्रंथ क्या है? तो जो हम लोगों ने देखा है ऋपुदारण रास वो है। अच्छा, उसके रचनाकार अज्ञात हैं। एक और देख लेते हैं, प्रमुख ग्रंथों की सूची में नंबर 3 पे जो नाम आता है वो आता है, क्या कहते हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास का। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास, बाहुबली रास।
ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, इसके रचनाकार के बारे में हमने अभी अभी आपको बताया था। कौन है इसके रचनाकार? है शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि, ये शालिभद्र सूरि फर्स्ट हैं, या शालिभद्र सूरि के नाम से ही जाने जाते हैं। और ये जो शालिभद्र सूरि द्वितीय हैं, इन्होंने लिखा पंच पांडव रचित रास। तो ऐतिहासिक रास ग्रंथ लिखा है हमारे द्वितीय ने पांडव रचित रास, भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा हमारे शालिभद्र सूरि जो फर्स्ट थे, जिनके बारे में हमने अभी आपसे चर्चा की थी। अच्छा, इस ग्रंथ के बारे में एक लाइन यहाँ आपको और देखने को हम दे देते हैं या बोल देते हैं। यह जैन रास काव्य परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। यह जो है हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का, हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का, हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। आदि काव्य मतलब प्रारंभिक काव्य। तो हिंदी में जैन रास काव्य परंपरा का आदि काव्य या प्रारंभिक काव्य क्या है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास ही है, भरतेश्वर बाहुबली रास है। समय सीमा 1184 ईस्वी है। छंदों की संख्या इसमें टोटल 205 है। यह खंड काव्य है। मुनिजिन विजय ने इसका संपादन किया है और हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ है। हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का प्रारंभिक काव्य है और यह हिंदी का भी प्रथम रास ग्रंथ है। भरतेश्वर और बाहुबली के चरित काव्यों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक, चरित का वर्णन किया गया है। तो ये था हमारा भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके बारे में हम अभी देखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। मोस्ट यही था कि हमें यहाँ पे ये दिखाना था कि ये हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ किसे माना जाता है, तो पंच पांडव रचित रास को। और हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का अगर प्रारंभिक काव्य आदि काव्य पूछ ले तो आप बताएंगे भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक, तो पंच पांडव रचित रास देख चुके। पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ शालिभद्र सूरि द्वितीय 1350 ईस्वी। तो ये था जैन साहित्य का परिचय। और इसके पहले हमने देखा रिपदारण रास, समय था उसका 905 ईस्वी, दशरथ ओझा के अनुसार था। भाषा संस्कृत थी, अभिनय, नृत्य और गान, तीन तत्वों का उसमें समावेश किया गया था। और वो रास काव्य परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ था। कौन सा? रिपदारण रास। तो रास काव्य परंपरा के बारे में, उसके परिचय के बारे में आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लेके आएंगे आपके बारे में इसके शालिभद्र सूरि जी के ग्रंथ के बारे में और बहुत सारी जानकारियां। और ये जैन रास परंपरा जो चल रही है, इसके आगे के कवियों के बारे में भी हम देखेंगे अपने अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।